सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। एक सुविचार से कक्षा आरंभ करेंगे। सुविचार है, भारत की फिजाओं को सदा याद रखेंगे, आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। भारत की पवित्र धरती की बात ही निराली है। भारत की प्रकृति में सांस लेने वाला व्यक्ति जिंदगी में फिर कभी उसे भुला नहीं सकता। ऐसे में इस धरती पर जन्म लेने वाला तो इस धरती की भक्ति करता है, पूजा करता है तथा भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण भी हंसते हंसते त्याग देता है। ऐसे ही वीर पुत्र का यह कथन है, जिनके नाम में ही आज़ाद था। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद। उनका कहना था कि हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। इसके लिए हम हर बलिदान देने के लिए सदैव सिद्ध हैं। ऐसे रक्त से लिखा सुवर्णमय इतिहास है भारत की आज़ादी का संघर्ष। उसकी एक झलक आज हम सीताराम सेकसरिया जी की रचना डायरी का एक पन्ना के जरिए देखेंगे। सबसे पहले हम सीताराम सेकसरिया जी के जीवन का परिचय प्राप्त करेंगे। इनका जीवन काल सन 1892 से 1982 तक का है। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका अधिकतर जीवन कलकत्ता या कोलकाता में बीता था। व्यापार से जुड़ने वाले सेकसरिया जी ने अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक के रूप में, संस्थापक के रूप में और संचालक के रूप में अपना योगदान दिया है। कई लोगों की तरह महात्मा गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों में सीताराम सेकसरिया जी भी एक थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं के करीबी ये रहे हैं। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल की यात्रा भी इन्होंने की है। कुछ सालों तक ये आज़ाद हिंद फौज के मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। इनकी विद्यालयी शिक्षा नहीं हो पाई थी। इन्होंने जो कुछ भी अध्ययन किया वह स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा था। स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। पाठ में 26 जनवरी 1931 के दिन का ब्यौरा दिया गया है। 26 जनवरी 1930 को भारतवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का नारा बुलंद करते हुए पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। सन 1931 में उसकी पुनरावृत्ति मनाई जा रही थी और जिसके लिए काफी पहले से ही बहुत जोर शोर से तैयारियां की गई थी। पिछले वर्ष जो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वह बहुत ही साधारण तौर पर मनाया गया था, लेकिन इस साल बहुत ही धूमधाम से इसे मनाने का तय किया गया था। इसके प्रचार प्रसार के लिए ही 2000 रुपए खर्च किए गए थे। हर व्यक्ति यही समझता था कि काम की जिम्मेदारी उसकी अपनी है और इस तरह जो भी कार्यकर्ता थे वे घर घर जाकर लोगों को आज़ादी के महत्व को समझा रहे थे। कोलकाता के बड़े बाजार के लगभग सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, लग रहा था मानो सचमुच में स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी हो। कलकत्ते के हर हिस्से में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से कोई इंसान गुजरता तो उसे रास्ते में उत्साह और नवीनता दिखाई देती थी। लोगों का कहना था कि उन्होंने ऐसी अद्भुत सी सजावट आज से पहले कभी नहीं देखी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट हर मोड़ पर तैनात किए गए थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। साथ में घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ सिविल पुलिस ही हर जगह पर तैनात थी। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को भी पुलिस ने सवेरे से ही घेर रखा था। कोलकाता के मशहूर भवनों में से एक विक्टोरिया मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को सभा तय की गई थी, लेकिन भोर के समय ही सुबह 6 बजे से ही वहां पर पुलिस तैनात थी। उन्होंने चारों तरफ से उस जगह को घेर लिया था, लेकिन तब भी कई जगहों पर भोर में ही झंडा फहराया गया।
श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया तथा कई लोगों को मारा और वहां से हटा दिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, लेकिन उन्हें पार्क के भीतर जाने से रोक दिया गया। वहां पर भी काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां शामिल थी, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी तथा उनकी बेटी मदालसा जी अर्थात मदालसा बजाज नारायण जी भी वहां पर मौजूद थी। उन्होंने लड़कियों को उत्सव का अर्थ और महत्व समझाया। एक बार लेखक स्वयं मोटर में बैठकर हर तरफ घूम घूम कर ये सभी चीजें देख रहे थे। जगह जगह पर फोटो उतर रहे थे। सभी ने अपनी अपनी तरफ से फोटो खींचने के प्रबंध करवाए रखे थे। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया। इनमें से सबसे प्रमुख थे पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। सुभाष चंद्र बोस जी के जुलूस की जिम्मेदारी पूर्णोदास जी पर थी और गिरफ्तार होने से पहले पूर्णोदास जी ने सब प्रबंध कर दिया था। स्त्री समाज भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने तथा ठीक स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने की तैयारी वे कर चुकी थी। मॉन्यूमेंट के पास सुबह पुलिस का जैसा प्रबंध था वैसा दोपहर 1 बजे दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि शायद आज पुलिस अपना रंग न दिखाए, लेकिन पुलिस कहां रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ने लगी थी। लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे थे। आज जो बात थी वो बहुत ही निराली थी क्योंकि कानून भंग करने का काम जब से हिंदुस्तान में शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े मैदान में इतनी बड़ी सभा कभी नहीं हुई थी। और यह सभा कोई आम सभा नहीं थी, बल्कि एक ओपन लड़ाई थी, एक ओपन चैलेंज था अंग्रेज अधिकारियों के लिए। क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने एक नोटिस निकाला था और उस नोटिस के अनुसार अमुक यानी कि फलाना फलाना धारा सेक्शन के तहत कोई आम सभा नहीं की जा सकती। जो लोग इस सभा में हिस्सा लेंगे उन्हें यह कह दिया गया था कि उनको दोषी समझा जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ वैसा था तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के कांग्रेस काउंसिल की तरफ से एक नोटिस निकाला गया था जिसमें बताया गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक शाम को 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसलिए सर्वसाधारण व्यक्ति को वहां पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यह एक प्रकार से अंग्रेजों के लिए खुला चैलेंज था और इस तरह खुला चैलेंज करके ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस जी अपना जुलूस लेकर मॉन्यूमेंट के पास पहुंचे। उनको चौरंगी लेन पर ही रोका गया, लेकिन जुलूस में भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं पाई। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कई लोग इसमें घायल हो गए। सुभाष चंद्र बोस जी पर भी कई लाठियां बरसाई गई। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत जोरों से वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक कार्यकर्ता ज्योतिर्मय गांगुली जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को सुरक्षित स्थान पर आने के लिए कहा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने आगे बढ़ने की बात कही। अब तक जो कुछ भी लिखा गया था वह लेखक ने लोगों से सुना हुआ था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के जुलूस के साथ जो कुछ भी हो रहा था वे स्वयं लेखक वहां पर मौजूद होने के कारण आंखों से देख रहे थे और वही उन्होंने लिखा भी। सुभाष चंद्र बोस जी बड़े जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। एक कार्यकर्ता क्षितिश चटर्जी का सिर फटा हुआ देखकर और उनके सिर से बहता हुआ खून देखकर उनकी आंखें मिच सी आई। इधर ऐसी हालत थी तो उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पत्र पढ़ रही थी। वहां स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच चुकी थी। लगभग सभी के पास झंडा था।
जो वॉलंटियर गए हुए थे वे लाठियां पड़ने के बावजूद भी वहां से नहीं हट रहे थे। सच पूछा जाए तो महिलाओं के कारण ही वह दिन सफल हो पाया था, क्योंकि महिलाओं ने ही मॉन्यूमेंट पर झंडा भी फहराया था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को पकड़ लिया गया और उनको गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से निकल पड़ी। साथ में बहुत बड़ी भीड़ उनके इकट्ठी हो गई थी। पुलिस को लग रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की गिरफ्तारी के बाद मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने फिर भीड़ को इकट्ठे होते देखा तो डंडे बरसाना शुरू कर दिया। अब की बार भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण अधिकतर लोग घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। करीब 50-60 महिलाएं वहीं धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा नामक कार्यकर्ता कर रही थी, उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोक दिया गया। वे वहीं पर बैठ गई और उनके आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने बीच बीच में उन पर लाठियां बरसाना जारी रखा। करीब पौने घंटे के बाद अर्थात 45 मिनट्स के बाद पुलिस की लारी धर्मतल्ले के मोड़ पर आई और वहां पर बैठी हुई सारी महिलाओं को लाल बाजार ले जाया गया। कई आदमियों को भी पकड़ लिया गया था। लेखक के एक साथी थे बृजलाल गोयंका, जिन्होंने लेखक के साथ बहुत काम किया था और साथ में दमदम के जेल में भी वे दोनों साथ ही रहे थे। वे भी पकड़ लिए गए थे। बृजलाल गोयंका पहले झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की तरफ इतने तेज दौड़े कि खुद ही गिर पड़े। उस समय अंग्रेज घुड़सवार ने उनको लाठी से मारा और पकड़कर कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। इस पर वे स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए और वहां पर भी पकड़ लिए गए, लेकिन वहां पर भी उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन बृजलाल गोयंका ऐसे हार मानने वालों में से नहीं थे। वे फिर 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार चले गए। वहां पर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मदालसा जी भी पकड़ ली गई थी। मदालसा जी से मालूम हुआ कि बृजलाल गोयंका को थाने में भी मारा गया था। कुल मिलाकर 105 स्त्रियों को पकड़ लिया गया था। बाद में रात के 9 बजे इन सब महिलाओं को छोड़ दिया गया। कोलकाता में आज तक इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेखक जब 8 बजे रात को खादी भंडार पहुंचे तो वहां पर कांग्रेस ऑफिस से उन्हें फोन आया कि बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं और कईयों की हालत बहुत नाजुक है, गंभीर है और उनके लिए गाड़ी चाहिए। लेखक जानकी देवी जी के साथ खादी भंडार पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग चोटिल हैं, घायल हो चुके हैं। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख भी कर रहे हैं और फोटो भी उतरवा रहे थे। उस समय 67 आदमी थे, लेकिन बाद में वे 103 तक पहुंच गए। फोटो इसलिए उतरवा रहे थे क्योंकि उनको भारत का इतिहास भी बताना था, उस भारत के इतिहास का निर्माण भी करना था और साथ में लोगों के दुनिया की नजरों में अंग्रेजों के अत्याचार का पर्दाफाश भी करना था। वहां से लेखक घायल लोगों को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में उन्होंने कुल मिलाकर 160 आदमियों को देखा। जो लोग घर जा चुके थे वे अलग थे। इस प्रकार कुल मिलाकर कम से कम 200 लोग तो उस दिन घायल हुए थे। जो लोग पकड़ लिए गए थे उनकी संख्या पता नहीं चल रही थी, लेकिन लाल बाजार के लॉकअप में कुल मिलाकर 105 स्त्रियों को पकड़ने की जानकारी उनके पास मौजूद थी। आज जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही अद्भुत था, अपूर्व था, निराला था, क्योंकि बंगाल के नाम पर या कोलकाता के नाम पर यह कलंक था कि वहां पर आज़ादी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन आज बहुत मायनों में यह कलंक धुल गया था। आज लोग ये सोच रहे थे कि वहां पर भी काम हो रहा है। इस प्रकार से भारत की आज़ादी की जो लड़ाई थी वो रक्त से सनी हुई लड़ाई थी और आज जो हम आज़ादी को देख रहे हैं, जी रहे हैं, उसका कारण ऐसे लोगों का अपूर्व बलिदान है। आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।